जय हिंद साथियों। हम लोग राजस्थान का इतिहास और संस्कृति नाम की जो पुस्तक है कक्षा 10 की वो पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने सांगा से पहले पहले यानी कुंभा तक पढ़ लिया था। एक बार हम उसका थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हमने शुरू किया था राणा हमीर से। तो हमीर का आपको हमने कल ही बात करी थी। एक तो सबसे पहले इनका शासनकाल याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है मिलान वाला। राणा हमीर दे दिया, उसके आगे ये दे दी, दशमी का आ गया, उसके आगे का शासनकाल दे दिया है। तो शासनकाल आपको ध्यान में रखना है। 1326 से 64 था इसका। और ये सिसोदा के जमीन जागीरदार थे, इसलिए ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। और गुइल वंश की पुनर्स्थापना भी राणा हमीर ने करी थी, ये हमने देखा। और इसके दादा थे लक्ष्मण सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये बात हो गई। फिर हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो राणा हमीर को कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर विषम घाटी पंचानन की उपाधि कई बार पूछी गई है, तो राणा हमीर की ये उपाधि है विषम घाटी पंचानन। तो एक विजय कट का तो उपाधि अलग है, वो इनकी नहीं है, वो राज सिंह की, ध्यान में रखना। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये विषम घाटी पंचानन की उपाधि ने राणा कुंभा की थी, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्त थी। उसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया था। और हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में। मैंने ये आपसे सन भी पूछा था, अगर एक जने ने कमेंट किया था, बाकी आप देख लेना। ठीक है। जिसमें तुगलक की सेना को हराया किसने, हमीर ने। फिर हमने पढ़ा महाराणा लाखा। लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 है। और लाखा 82 में शासक बना, हमने देखा। और रणमल था जोधपुर का, जिसकी बहन थी हंसाबाई। इसका विवाह लाखा के पुत्र के साथ होना था, लेकिन संयोगवश लाखा के साथ हो गया। तो फिर एक शर्त हो गई कि जो भी हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। इसलिए चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा, इसलिए चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्यों कहा जाता, अगर पूछे तो इसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ठीक है। और अगली चीज है लाखा के समय जवर जवर उदयपुर में, वहां पर चांदी व शीशा की खान मिली थी। ठीक है। और पिछोला झील जो अभी उदयपुर में, वो भी लाखा के समय बनी थी, ये हमने पढ़ लिया। फिर महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक इसका टाइम था मोकल का। और ये लाखा व हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई वही जो रणमल की बहन थी जोधपुर वाली। ठीक है। ये 1421 में शासक बना, लेकिन क्या था, छोटा था। तो संरक्षक बना इसका चुंडा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मोकल का संरक्षक कौन बना था, तो चुंडा बना था। ठीक है। फिर चुंडा को लगा कि हंसाबाई उस पर डाउट कर रही है, शक कर रही है। तो क्या हुआ, वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया, मांडू चला गया। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि ये मोकल मेवाड़ छोड़कर कहाँ गया, तो मांडू। फिर 1433 में मोकल की झीलवाड़ा में चाचा भाई मेरा तथा मेफा पवार ने मिलकर हत्या कर दी। ये आपने देख लिया। फिर हमने पढ़ा कुंभा। कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468। ठीक है। ये मोकल का ही पुत्र था। 1433 में मेवाड़ का शासक बना, और ये इंपॉर्टेंट शासक है। अगर मेवाड़ राजवंश सिलेबस में हो, कुंभा, सांगा और प्रताप और राज सिंह से क्वेश्चन नहीं आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब 1433 में शासक बना, और बाद में अपनी शक्ति का केंद्र कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को कुंभा ने बनाया। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, इसमें महमूद खिलजी प्रथम को इसने बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी चित्तौड़ के किले में बना हुआ है। फिर बाद में नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ था, इसमें गुजरात की क्या हो गई, पराजय हो गई। और 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीना था, हमने ये बात करी। बाद में संधि हो गई, और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। और संधि का नाम पूछा जाता है, तो अवल बावल की संधि हमने बात करी, आपको ध्यान में रखना है। फिर 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में क्या हुई, एक चंपा नहर की संधि। संधि में क्या तय किया कि कुंभा पर आक्रमण करके और उसका राज्य हम जीत कर आपस में बांट लेंगे। लेकिन 1457 में उन्होंने आक्रमण किया, और कुंभा ने अपनी कूटनीति से दोनों में मतभेद पैदा कर दिया, इसलिए वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। फिर कुंभा का हमने देखा कि 32 दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य थे सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। सिरोही और अचलगढ़ का कई बार क्वेश्चन आया है कि सिरोही दुर्ग किसने बनाया, अचलगढ़ दुर्ग किसने बनाया। कुंभलगढ़ तो कुंभा से पता चल रहा है, लेकिन ये थोड़े आपको ध्यान में रखना है। एक श्यामल दास थे, जिन्होंने वीर विनोद नामक एक रचना लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि 84 में से 32 दुर्गों के निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है। कुंभा मतलब कुंभलगढ़ पूछ ले क्यों फेमस है, उसकी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण ये प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। ठीक है। कुंभा ने चित्तौड़ में देखो कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी और एकलिंग जी का मंदिर, और रणकपुर के जो मंदिर है वो कुंभा ने बनवाए। ये प्रसिद्ध क्यों है, अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण प्रसिद्ध है।
फिर हमने थोड़ा सा और आगे देखा कि कुंभा विद्यानुरागी शासक था, ठीक है। और कान्हा व्यास की एक रचना है एकलिंग महात्म्य, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इसमें लिखा है कि कुंभा वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद और व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। फिर कुंभा के ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, ये इसके ग्रंथ है, किसके, कुंभा के। और बाद में कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या करी, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी। तो एक बात मैंने उस दिन भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, चंडी शतक की व्याख्या करी, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, ना कि ये कुंभा की रचनाएं थी, कुंभा की रचनाएं नहीं थी ये तीनों, ठीक है। और इसके काल में कवि अत्रि और मेष थे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी। अब पूछ ले, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने करी, कवि अत्रि और महेश, ठीक है। फिर उस टाइम के जो तत्कालीन साहित्य ग्रंथ थे या प्रशस्तियां थी, उसमें कुंभा की कुछ उपाधियां मिलती है, जैसे महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि इसकी उपाधियां थी। बाद में लास्ट में ये बीमार था, यानी उन्माद रोग हो गया, तो इसके पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ये हमने वही पढ़ा जो हमने पहले पढ़ रखा था, सिर्फ रिवीजन किया। तो आपको भी ऐसे ही पूरा रिवीजन करना, मैं पूरा यहाँ करवा दूंगा, लेकिन ये वीडियो बड़े हो जाएंगे, इसलिए जो पिछले दिन पढ़ा मैं उसका ही करवा रहा हूँ, और आपको तो सारा साथ ही साथ में करना है। तो अब हम देख रहे हैं राणा सांगा। सांगा का कार्यकाल सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, 1509 से 1528 तक सांगा का शासनकाल माना जाता है। शासनकाल या कार्यकाल एक ही बात है, ठीक है। वो जिस टाइम इन्होंने कार्य किया, जिस टाइम राज किया, वही तो कार्यकाल होता है ना। सांगा का पूरा नाम क्या था, संग्राम सिंह, ठीक है। उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मान, चारों मतलब सांगा सहित। इसके तीन भाई थे, भाइयों के नाम भी पूछे जाते हैं, एक था पृथ्वीराज, दूसरा था जयमल, तीसरा राज सिंह, और चौथा कौन था, सांगा। और चारों ही ये चाह रहे थे कि भाई पिताजी की मृत्यु के बाद हम शासक बनेंगे, ठीक है। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, मतलब चारों ही योद्धा थे, चारों ही चाह रहे थे कि गद्दी हमें मिले, इसलिए उनमें क्या संघर्ष होना स्वाभाविक था, लड़ाई होनी स्वाभाविक थी। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा ही विजय रहा और मेवाड़ का शासक बना, ठीक है। लास्ट में विजय कौन रहा, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जैसे मुगल काल में होते थे ना, आपस में भाई भाई लड़ते थे गद्दी की प्राप्ति के लिए। तो इसमें भी क्या है, सांगा कहीं गया था किसी तांत्रिक के पास, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई ये आने वाले टाइम में मेवाड़ का शासक सांगा बनेगा। तो इसके भाइयों ने इस पे हमला कर दिया सांगा पर। वो हमें इतना ध्यान में नहीं रखना, हमें इस किताब में वही ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बुक से सारे क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं। एक्स्ट्रा चीजें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो मेवाड़ का शासक बन गया सांगा कब, 1509 में है, ठीक है। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। अब बताओ, हिंदूपत किसकी उपाधि है, महाराणा सांगा की। एक उपाधि और ऐसी है हिंदुआ सूरज, वो किसकी उपाधि है, आप कमेंट करके बताना। हिंदुआ सूरज, ठीक है। हिंदूपत तो सांगा की है, हिंदुआ सूरज किसकी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। आगे देखो, तो 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना, सांगा बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। जब सांगा मेवाड़ का शासक बना 1509 में, इसी टाइम मालवा पर कौन शासन कर रहा था, नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। अब कह रहे हैं जो 1509 में मालवा पर नासिरुद्दीन शासन कर रहा था, जिसकी मृत्यु हो गई 1511 में। बाद में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया कि भाई नसीरुद्दीन के बाद वहां का शासक कौन बने, कहाँ का, मालवा का, जो, ठीक है। तो संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय, उसके सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिल गई मालवा पर शासन करने की, ठीक है। किसको, महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी प्रथम तो कुंभा के टाइम था, और महमूद खिलजी द्वितीय सांगा के टाइम था। दूसरा सांगे के टाइम, पहला कुंभा के टाइम। वही सारंगपुर वाला महमूद खिलजी प्रथम है। सारंगपुर का युद्ध हुआ ना 1437 में, वो महमूद खिलजी प्रथम था, और ये महमूद खिलजी द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय में आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया, और वे अब एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। मतलब ये जीता उत्तराधिकार संघर्ष में, कौन जीता, महमूद खिलजी द्वितीय। पूछ ले, महमूद खिलजी द्वितीय ने मालवा पर विजय किसकी सहायता से प्राप्त करी, तो मेदिनी राय। राजपूत सरदार कौन था, मेदिनी राय, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। ये कम मरा नहीं मरा, ये आपको नहीं ध्यान में रखना, सुल्तान वाला। आगे देखो, अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। बाद में क्या हुआ, जो मालवा के अमीर थे उन्होंने गुजरात की हेल्प लेके मेदिनी राय को कहां से, जो मालवा की गद्दी थी वहां से इसे हटा दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। बाद में जो मेदिनी राय बाद में किसकी शरण में आ गया,
इसकी शरण में आ गया, सांगा की शरण में आ गया। ये मेदिनी राय वही है जो राजपूत है जिसकी सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बना, लेकिन सौंपा किसे, इसको सौंप दिया मेदिनी राय को। ठीक है ना, यह है ना कि अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया, मतलब वहां से इसको हटा दिया, किसको, मेदिनी राय को। आगे देखो, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। क्यों, सीधा आ जाए, मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध क्यों हुआ, युद्ध मेदिनी राय की वजह से हुआ, क्योंकि इसने महमूद खिलजी द्वितीय को वहां का अप्रत्यक्ष शासक बनाया और शासन खुद कर रहा था। ठीक है, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। अब देखो सीधा क्वेश्चन आएगा कि महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी किसने बनाया, सांगा। महमूद खिलजी प्रथम को बंदी किसने बनाया, कुंभा ने। तो ये दोनों आपको थोड़े ध्यान में रखने कॉमन से है। आगे देखो, क्यों बंदी बनाया, ये भी यही बात आपको पता चली होगी, क्योंकि मालवा पर ये शासन कर रहा था महमूद खिलजी द्वितीय, तो इसके कारण दोनों के बीच में मालवा और मेवाड़ में क्या हुआ, युद्ध हुआ था। और युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि मेदिनी राय सांगा के शरण में आ गया। ठीक है, तो शरण में आया तो इसने हेल्प करी। ठीक है, आगे देखो, इडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी को ना मिली। अब इडर, इडर भी एक जगह है, इडर कहाँ पे, आप थोड़ा ये कमेंट करना देखना। इडर पर भी ये था कि भाई कौन शासन बने, कौन शासक बने। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा आदि को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। तो गुजरात और सांगा के बीच में किन बातों को लेकर संघर्ष हुआ, तो ऊपर वाले आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पर अंतिम रूप से किसी को सफलता नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, खातौली कहाँ पर है, वर्तमान में कोटा जिले में, तो कोटा आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है कि खातौली कहाँ पर है और बाड़ी कहाँ पर है, ये दोनों जगह ध्यान में रखना है। 1517 में जो खातौली का युद्ध हुआ, तो खातौली कहाँ पर है, वर्तमान में कोटा। ठीक है, 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। अब सीधा क्वेश्चन आएगा, खातौली के युद्ध कब हुआ, तो 1517 में। किसके बीच में हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वो जिसमें हार किसकी हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, सांगा की विजय हुई। आगे देखो, इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गए, क्योंकि इब्राहिम लोदी उस टाइम दिल्ली जैसे मतलब दिल्ली के जैसे केंद्र था, वहां पर राज कर रहा था, उसको हराना एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सांगा की क्या बढ़ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई और उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बन गया, महाराणा सांगा। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी हार गया। पहले तो सांगा से हारा लोदी 1517 में, बाद में बाबर से हार गया और आगरा पर अधिकार किसने कर लिया, बाबर ने अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, क्योंकि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि सांगा ने कहा कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सहायता करूंगा, लेकिन किसी वजह से सांगा हेल्प नहीं कर पाया। इसलिए बाबर ने सांगा पर किसका आरोप लगाया, विश्वासघात का आरोप लगाया और उसके विरुद्ध ही कूच किया, नहीं उसके विरुद्ध हमला कर दिया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे क्या वादा किया कि जब वे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसने कहा था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। चूंकि दोनों ही शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध होना निश्चित था। कुल मिला के पूछ ले कि सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध क्यों हुआ, पहला कारण तो यही है कि उसने विश्वासघात का आरोप लगाया कि भाई ये आएगा। लेकिन कई इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। कई इतिहासकार क्या मानते, दोनों शासक शक्तिशाली थे और दोनों महत्वाकांक्षी थे, ये दोनों की नजर थी कि भाई हम सत्ता के केंद्र हम बने, तो इसलिए युद्ध हुआ। कई लोगों का ये मानना है। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाने के युद्ध यानी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया। तो खानवा का युद्ध हुआ था कब, फरवरी 1527। ठीक है, और डेट पूछ ले तो 17 मार्च 1527 है। ठीक है, 17 मार्च 1527 है खानवा का, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो खानवा का युद्ध हुआ किसके मध्य, सांगा और बताओ बाबर के मध्य। तो इससे पहले मतलब ये सांगा जीता था कौन से युद्ध में, बयाने के युद्ध में। बयाने के युद्ध में बाबर को हराया था किसने, सांगा ने हराया था, लेकिन सांगा को वापस हरा दिया
बाबर ने खानवा के युद्ध में 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सांगा की पराजय हुई। अब क्यों पराजय हुई, कई बार ये भी पूछा जाता है कि तोपखाना एवं तुलुगुमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। तो बाबर क्यों जीता, एक तो उसके पास क्या था, तोपखाना था। जो ऐसे तोपें तो मतलब राजपूतों ने देखी नहीं थी उस टाइम, तो ये तोप लेके आ गया। और एक तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी, अलग की पद्धति थी। ये शायद ऐसा मेंस का क्वेश्चन आता है, बाकी आपके काम का मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसके कारण बाबर की विजय हो गई। सीधा क्वेश्चन आता है कि खानवा के युद्ध में बाबर की विजय कैसे हुई। तो एक तो तोपखाना था इसके पास, और एक तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी, ये आपको ध्यान में रखना। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपना पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते, सांगा को क्या दे दिया, विष दे दिया, जहर दे दिया। मतलब जब सांगा मैदान में घायल हो गया था, जो खानवा का युद्ध चल रहा था, तो उसके सामंत मैदान से उसे दूर ले गए, एक किले में लेके गए। तो उस किले का क्या नाम है, आप कमेंट करके बताना। बाद में जब उसे होश आया, तो यह सांगा बोला भाई मैं तो बदला लेने जाऊंगा, लेकिन जो इसके सरदार थे, सामंत थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए सांगा को क्या दे दिया, विष दे दिया। जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, बसवा कहाँ पर है, दौसा है, दौसा में एक जगह है जहां पर सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। तो ये भी क्वेश्चन आया कई बार कि सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना, राणा रतन सिंह। तो ऐसा क्वेश्चन आता है उदय सिंह से पहले शासक कौन था, उदय सिंह के बाद कौन बना। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सांगा है, कुंभा है, प्रताप है, राज सिंह है, इनसे पहले और बाद के शासक आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कार्यकाल था 1528 से 1531। उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह शासक बना, उदय सिंह। अब हम उदय सिंह देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सांगा के बाद शासक कौन बना चित्तौड़ का, तो रतन सिंह। सांगा के बाद रतन सिंह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य पूछा नहीं जाता है, ये ऐसा पूछा जाता है कि उदय सिंह से पहले मेवाड़ का शासक कौन था, तो विक्रमादित्य था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये विक्रमादित्य वही है जिसकी हत्या बनवीर ने करी थी। बनवीर नाम ने सुना आपने, पन्ना दाई वाला। ठीक है, तो इतना वो तो मतलब कहानी हिंदी में, वहां नहीं जाना है, लेकिन ये विक्रमादित्य नाम ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे उदय सिंह। उदय सिंह का कार्यकाल 1537 से 1572 था। ये वही उदय सिंह है जिसकी जान बचाई थी पन्ना दाई ने। लेकिन आज भी कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये उदय सिंह नहीं, ये चंदन था, हमें वहां नहीं जाना है। ठीक है, तो उदय सिंह का समय है 1537 से 1572। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। ठीक है, तो उदय सिंह को बनवीर से किसने बचाया, पूछ ले आपसे, तो पन्ना दाई ने। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी दाई माँ का नाम पूछा जाता है, कई और शासक है उनकी दाई माँ का नाम भी पूछा जाता है। तो फिलहाल आपको उदय सिंह की दाई माँ है पन्ना दाई, उनका ध्यान में रखना। पन्ना मतलब दाई किसे कहते हैं, जो पालन पोषण करती है, जन्म नहीं देती, जो पालन पोषण का काम करती है, वही दाई माँ कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा। यह भी पूछा गया है कि पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाकर कहां पर रखा, कुंभलगढ़ के किले में रखा है। और मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है कुंभलगढ़ के किले को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन से किले को कहा जाता है, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। अब कह रहे हैं कुंभलगढ़, यही यानी कुंभलगढ़ के किले में ही मालदेव, कौन सा मालदेव, अपने जोधपुर वाला मालदेव, उसके सहयोग से 1537 में उदय सिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। और 1559 पूछ ले, उदयपुर की स्थापना कब हुई, तो 1559 में। किसने बसाया, इसी उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले मेवाड़ की राजधानी उदय, वहाँ चित्तौड़ वगैरह आपने पढ़ी होगी, चित्तौड़ थी एक टाइम नागदा थी, लेकिन उदयपुर को अपनी राजधानी उदय सिंह ने बनाया था। और उदयपुर को कब बसाया, 1559 में बसाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मंगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदयपुर में इसने कौन सी झील बनाई, उदय सागर झील बनाई उदय सिंह ने। पिछोला झील तो लखा के समय एक बंजारा ने बनाई थी, ध्यान में रखना। फतेह सागर झील फतेह सिंह ने बनाई, तो उदय सागर झील उदय सिंह ने बनाई। मोती मंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया, ये भी उदय सिंह ने करवाया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना।
अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह नामक अपने दो सेना नायकों को सौंप कर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फतेह वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फतेह की वीरता से मुक्त होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई। देखो इसमें यह है कि 1567 में अकबर ने कहाँ पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो जो उदय सिंह के सरदार थे उन्होंने कहा कि आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, आप ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ। तो उदय सिंह ने क्या करा, जयमल और फतेह इसके दो थे सेना नायक, उनको मतलब किले का भार सौंप कर खुद कहाँ चले गए? पहाड़ियों में चले गए। और किले की रक्षा के दौरान जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया दोनों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। इसकी वीरता से प्रभावित होकर, किनकी? जयमल और फतेह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा का जो किला था ना उसके बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। अकबर ने कहां पर? आगरा के किले में। अब ये ध्यान में रखना है, ये जयमल और फतेह वही है जो इसके सेनापति थे, किसके? उदय सिंह के। और इनकी मूर्तियां कहाँ है? आगरा के किले में लगाई अकबर ने, क्योंकि आगरा पर शासन किसका था? अकबर का था। ठीक है, एक बार वापस देख लो, उदय सिंह 1537 से 72 है। ठीक है, और ये वही उदय सिंह है जिसकी जान पन्ना दाई ने बचाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बचा कर कहाँ रखा? कुंभलगढ़ के किले में रखा। और मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और उदयपुर की अपनी क्या बनाई? राजधानी। और वहां पर उदय सागर झील और मोती मंगरी के महलों का निर्माण करवाया। और 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अपनी सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार किसे सौंपा? जयमल और फतेह। सीधा क्वेश्चन आता है, उदय सिंह ने अकबर के आक्रमण के समय किले का भार किसे सौंपा? जयमल और फतेह, ये दो है। ठीक है, जयमल और फतेह का नाम ध्यान में रखना है। और खुद कहाँ चले गए? पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, और बाद में ये दोनों सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए और अकबर इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने आगरा के किले पर हाथी पर सवार, किस पर? हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनाई इनकी, जयमल और फतेह की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शासक है महाराणा प्रताप। देखो एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ नहीं देखेंगे मेरे हिसाब से, फिर कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का समय है 1572 से 1597। 1572 से 1597 इनका समय है। ठीक है, तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। तो अब देखो इनका बर्थडे भी ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है, 9 मई 1540, क्योंकि इस किताब में आया है, वरना हमें ध्यान नहीं रखते तो भी चल जाते। इस किताब में आया इसलिए आपको ध्यान में रखना। 9 मई 1540 को कहां पर जन्म हुआ? कुंभलगढ़ में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। ठीक है, और 1572 में ये मेवाड़ के शासक बने। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब शासक कौन बने? महाराणा प्रताप। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जो इनके पिताजी थे उदय सिंह, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? जगमाल को। लेकिन वहां के सरदार नहीं चाहते थे कि जगमाल उत्तराधिकारी बने, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा, उदय सिंह ने मतलब अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो जगमाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जगमाल। लेकिन सरदारों ने जगमाल को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। जब प्रताप शासक बना उदयपुर का, उस टाइम दिल्ली का बादशाह कौन था? अकबर था। ठीक है, प्रताप के सामने दो मार्ग थे, ये तो या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। जब प्रताप गद्दी पर बैठा तो दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अकबर की क्या कर ले? अधीनता स्वीकार कर ले, और नहीं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे और देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। अगर उस टाइम प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो आज हम यहाँ प्रताप को नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसलिए हम आज प्रताप को यहाँ पढ़ पा रहे हैं। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने दें। दूसरा विकल्प कौन सा? कि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना, प्रतिष्ठा बनाए रखना, तो इसमें उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प यानी संघर्ष को ही चुना, मतलब उसकी तरफ नहीं गया प्रताप। ठीक है, इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। मतलब सबसे पहले प्रताप ने क्या काम किया? मेवाड़ को संगठित किया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। मतलब अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का क्या बनाया? एक गुट बनाया, और जो हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते थे।
प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भीलों को अपनी सेना में स्थान किसने दिया? महाराणा प्रताप ने दिया। ये लाइन है ना, प्रताप ने प्रथम बार इन्हें यानी भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। ठीक है, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। तो केंद्र किसे बनाया? प्रताप ने भी कुंभलगढ़ को बनाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता। अकबर चाहता था कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन करना, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। युद्ध करने से पहले उसने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो ये शिष्टमंडल का नाम मेरे हिसाब से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, 4th ग्रेड से लेकर आरएस तक इनका नाम पूछा जाता है। तो 1572 से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल किसने? अकबर ने भेजे थे प्रताप के पास, प्रताप को समझाने के लिए। पहला था जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल, जम्मा भट्टो। ये ट्रिक ध्यान में रख लेना, ये चीजें पूछी जाती है। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, बे से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो 1572 से 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको नाश्ता वास्ता करवाया और फ्री कर दिया। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। नहीं समझे तो बाद में मुगलों ने क्या कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1536-76 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। अब अकबर खुद आ गया अजमेर कि मेवाड़ पर आक्रमण करना है। तैयारी हेतु वो कहाँ आया? अजमेर पहुंचा। तो वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। अब मेवाड़ पर जो आक्रमण हो रहा है उसका नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो मेवाड़ अभियान था उसकी तैयारी कहाँ पर हुई पूछ ले? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में हुई थी, क्योंकि अजमेर में अकबर अधिकतर आया करता था। दरगाह है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वहां अधिकतर आया करता था। तो आपको ध्यान में रखना है, तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। 18 जून 1576 को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं 21 जून भी आती है, लेकिन अपनी किताब में 18 जून है। आपको 18 जून भी जून ही याद रखना है। 18 जून 1576 खमनौर के पास एक जगह है हल्दी घाटी, वहां पर प्रताप की सेना और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था। ये भी आता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें मुगल सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह था। जबकि प्रताप की सेना हरावल यानी अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था। जबकि प्रताप की सेना का मुखिया कौन था? हकीम खां सूर था। ये भी नाम ध्यान में रखना है। मुगलों की ओर से मान सिंह, प्रताप की ओर से हकीम खां सूर। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देकर जाला बिदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। बाद में प्रताप को कोई तीर वीर ऐसा कुछ लगा था, तो एक जाला बिदा था। इसका नाम भी आता है कि युद्ध के मैदान में प्रताप का मुकुट धारण किसने किया? जाला बिदा। ये आपको नाम ध्यान में रखना, जाला बिदा का। बी पे से प्रताप, बे से बिदा, प फ ब। इस लाइन में ये एक जाला अजा हो रहा था, वो अजा अलग है, इसलिए मैंने ये तो ट्रिक बताई है। पे से प्रताप, बे से ये था ना प फ ब, तो इसे आपको याद में रख लेना है। तो मुकुट धारण किसने किया? जाला बिदा ने मुकुट धारण किया था। आगे देखो, और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। ये युद्ध क्या रहा? कैसा रहा? अनिर्णायक युद्ध रहा। मतलब इसमें पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो युद्ध कैसा रहा? अनिर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने, खमनौर का युद्ध का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। बताई उन्होंने गोगुंदा का युद्ध का, और बताई उन्होंने किसका युद्ध का? इसे गोगुंदा का युद्ध का। और जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध का। और हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? जेम्स टोड ने। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। आगे देखो, ये अलग अलग नाम है, थोड़े आपको ध्यान में रखना है। किसने किसे कहा था? ठीक है, अबुल फजल ने खमनौर का, बदायूं ने गोगुंदा का, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। थर्मोपोली का युद्ध किसने कहा? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखो, 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु सफलता नहीं मिली। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अनिर्णायक स्थिति। बाद में भी अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु एक में भी सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। मतलब 1576 से 85 के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हुई? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान ने
के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का ये अनुपम उदाहरण। आप कह रहे हैं कि अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। इसने 1580 में शेरपुर एक शिविर था, यानी ऐसा कुछ जहाँ पे रुके हुए थे अब्दुल रहीम खानकाना का परिवार था, उसको अमर सिंह ने बंदी बना लिया। जब पता चला महाराणा प्रताप को कि महिलाओं को बंदी बना लिया है अमर सिंह ने, तो क्या हुआ, तो उसने प्रताप ने उसको डांटा। बाद में उस मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित वापस भिजवाया उनके शिविर में। कहाँ पर? शेरपुर में। तो ये नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन आएगा कि शेरपुर शिविर पर आक्रमण किसने किया? अमर सिंह ने। कब किया? 1580 में। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, फिर अगला है 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले की एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। तो 1582 में दिवेर की एक चौकी है जहां पर अमर सिंह ने क्या करा? हमला किया, और वहां का सुल्तान खां था एक अधिकारी वहां पर, और उसको भाले के एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। दिवेर के विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। मतलब इसे आप दिवेर का युद्ध भी कह सकते हो 1582 वाले को। ठीक है, 1582 में जो हुआ था इसे दिवेर का युद्ध कह सकते हो, अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य, जिसमें अमर सिंह की विजय हुई। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। अब दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल टोड ने। और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कर्नल टोड ने कहा था। ये आपको ध्यान में रखना। इंग्लिश वाले जो है ना, यूरोप के सारे युद्ध, तो वहां के जो थर्मोपल्ली वगैरह वहां के हैं, तो ये टोडने के हैं। ठीक है, तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह और इसके मध्य हुआ था सुल्तान खां के मध्य। आगे देखो, 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चौहान को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। अब कह रहा है 1585 से 97 के बीच प्रताप ने खाली चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अपना राज्य वापस अपने अधीन कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। और चौहान को क्या बनाया? अपनी नई राजधानी बनाया। और उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाया। ये भी ध्यान में रखना। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। अब पूछ ले, राणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बाडोली में। चावंड के पास एक जगह है बाडोली, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं, ये कोटेशन 3-4 बार पूछ रखा है कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। देखो आंसर मिल गया ना। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे? हल्दी घाटी को। और मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा गया। एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं प्रताप को। देखो, सबसे पहले आपको प्रताप का समय ध्यान में रखना। 1572 से 1597, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और 1572 में ये मेवाड़ के शासक बने। और जगमाल जो इनके पिता थे, उन्होंने नहीं, जगमाल को इनके पिता ने उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन सरदारों ने प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया, जिसमें दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो उसकी अधीनता स्वीकार करे या फिर देश की प्रतिष्ठा बचाई। तो प्रताप ने दूसरा विकल्प चुना। ठीक है, और बाद में मेवाड़ को संगठित किया, और जो भील थे वहां के और दूसरे जो सामंत है उनका एक गुट बनाया। गुट बना के पहला शासक था जिन्होंने भीलों को अपने यहाँ शामिल किया और अपना निवास स्थान गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। बाद में अकबर ने 1572 से लेकर 76 के बीच 4 शिष्टमंडल भेजे थे प्रताप को समझाने, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, लेकिन प्रताप ने कोई रुचि नहीं दिखाई। बाद में 1576 अकबर खुद कहाँ गया? अजमेर आ गया। वहां उन्होंने मान सिंह जो अमेर का शासक था उसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। 18 जून 1576 को खमनौर के पास मुगल सेना और प्रताप के मध्य युद्ध हुआ, जिसका मुगलों का सेनापति था अमेर का मान सिंह और प्रताप का था हकीम का सूर। और ये युद्ध कैसा रहा? अनिर्णायक युद्ध रहा। और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा, और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा है, या थर्मोपल्ली का
युद्ध भी कहा है। ये 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक मतलब अभियान भेजे, लेकिन सफलता ही नहीं मिली। 1580 वाली घटनाएं ध्यान में रखनी है। शेरपुर पर अमर सिंह ने हमला करके वहां का जो अब्दुल रहीम खानखाना का परिवार था उसको बंदी बनाया। बाद में प्रताप ने इन्हें वापस भेजा ससम्मान। ठीक है, 1582 में दिवेर चौकी थी जहां पर हमला किया था अमर सिंह ने, और वहां का शासक था सुल्तान खान, जिसको हरा दिया, जिसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। और 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा, और 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मानलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अपना अधिकार वापस कर लिया और 54 को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार इनका बारडोली नामक एक जगह में किया गया। और टोड ने इसके बारे में कहा कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त राज्य से पवित्र न हुई हो। क्योंकि प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते थे, तो अरावली है अपने राजस्थान में एक ही पहाड़ी, तो इसलिए ऐसा कहा है। पूछ रहे क्यों कहा है, अरावली में रहता ना प्रताप, तो इसलिए कहा है। थोड़ा ये आपको ध्यान में रखना। और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टोड ने। अगला शासक है अमर सिंह। सभी शासकों की तरह इसका भी कार्यकाल ध्यान में रखना है। अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना, क्योंकि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पुत्र था अमर सिंह, यही वही अमर सिंह था जिसने सुल्तान खान को दिवेर के युद्ध में हराया था। तो 1597 में ये मेवाड़ का क्या बना, शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 1613 में जहांगीर आए, जहांगीर शाहजहां के पिताजी थे, तो इन्होंने खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूट मार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। शाहजहां आया, उसने मेवाड़ में क्या करी, आगजनी कर दी, लूट स्टार्ट कर दी। मेवाड़ के संबंध युद्धों से उब गए, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। एक करण सिंह अमर सिंह का पुत्र था, यानी महाराणा प्रताप का पोता था। तो जो वहां के सामंत थे वो युद्धों से उब गए, परेशान हो गए, उनकी जागीरें क्या हो गई, वीरान हो गई। तब ये चाह रहे थे कि मुगलों से क्या कर ले, संधि कर ले। तो करण सिंह को क्या करा, अपने पक्ष में कर लिया और राणा पर, यानी राणा कौन है, राणा अमर सिंह है, मुगलों से संधि करने का दबाव डाला कि अब संधि कर लो। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। सरदार ने दबाव ज्यादा दिया तो अमर सिंह क्या हो गए, झुके और मुगलों से संधि की स्वीकृति देना पड़ी। और फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई पूछ ले, तो फरवरी 1615, ये आपको ध्यान में रखना है। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। क्यों हुई, क्योंकि खुर्रम ने वहां आगजनी और लूट मार शुरू कर दी और इससे ये योद्धा सामंत वगैरह सब परेशान हो गए थे। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। मतलब इनके बीच संधि क्या हुई, चित्तौड़ तो इनको लौटा दिया मेवाड़ को, लेकिन भाई आप उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश ना थे, लेकिन अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश ना थे। अपने करण सिंह और सामंतों की वजह से उसने संधि करी, स्वयं को राज कार्य से क्या कर दिया, व्यक्त कर लिया। और जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। जो काम अकबर नहीं कर पाया, संधि नहीं कर पाया, वो काम अकबर के बेटे जहांगीर ने कर दिया, इसलिए ये जहांगीर की बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन अमर सिंह ऐसा नहीं करना चाहता था, ठीक, इसने मजबूरीवश किया था। वापस देखो एक बार अमर सिंह, तो अमर सिंह का कार्यकाल 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 में शासक बना। बाद में मुगलों ने कई आक्रमण किए। 1613 में कौन, जहांगीर स्वयं अजमेर आ गया। उसने शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा, जिसने मेवाड़ में आगजनी और लूटमार की स्थिति उत्पन्न कर दी। इससे मेवाड़ के सामंत उब गए, जागीरें वीरान हो गई और सामंतों ने करण सिंह को अपने पक्ष में करके मुगलों से संधि करने का दबाव डाला अमर सिंह पर। तो अमर सिंह को लास्ट में झुकना पड़ा और फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगलों के बीच में संधि हो गई। संधि में कुछ शर्तें तय की गई, जिसमें एक शर्त थी कि चित्तौड़ वापस मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। ठीक है, और 90 वर्षों से चला आ रहा मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया। ठीक है, और जो जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। अगला शासक है महाराणा राज सिंह। इस किताब में जो इम्पोर्टेंट शासक है वही दिए गए हैं। अब आप ये सोचोगे कि 1597 से 1620 बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महाराणा राज सिंह का कार्यकाल फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है एक बार, कब से कब है, 1652 से 1680।
ये पूछा गया, मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। तो राज सिंह का समय 1652 से 1680। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ के मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। अब देखो संधि में क्या, वो संधि हुई थी ना, जहांगीर ने संधि करी थी कि भाई आप चित्तौड़ का मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकते हो, लेकिन जहांगीर इसने राज सिंह ने शासक बनते ही मरम्मत के कार्य को शुरू कर दिया। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को डालने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूर एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। मतलब जो संधि हुई थी फरवरी 1615 में, उसमें एक शर्त यह थी कि आप चित्तौड़ का मरम्मत कार्य नहीं करवा सकते हो। लेकिन राज सिंह अग्रेसिव शासक था, 1615 में शासक बना, इसने सोचा बनवा ही लेते हैं, क्या पता हो जाए, नहीं आए, भूल गए हो। लेकिन जब इन्होंने शुरू करा तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेज दी राज सिंह के विरुद्ध। तो उन्होंने क्या करा, जो कंगूरे और बुर्जे बनी थी उसको लौटा दिया। और राज सिंह भी समझदार था, उसने भाई उनसे संघर्ष नहीं किया, अपने सेना को चुपचाप वहां से हटा लिया। ये अच्छे मौके की तलाश में था। 1658 में मुगल शहजादों में 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि संधि हो गई थी तो उनके अधीन ही थे अब तो मेवाड़। राज सिंह भी उनका अधीन था। लेकिन 1658 में जब युद्ध हुआ तो महाराणा ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। महाराणा टाल मटोल करता रहा, उसे लगा भाई ये जीत गया तो क्या फर्क, मतलब ये बाद में परेशान करेगा, इसलिए इसने किसी का समर्थन नहीं किया, सिर्फ टाल मटोल करते रहे राज सिंह। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसको राज सिंह के साथ अच्छे संबंध रहे। ये उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा, बाद में शासक कौन बना, औरंगजेब बना। शुरू में तो राज सिंह से उसके अच्छे संबंध थे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया। मतलब ये मनसबदारी व्यवस्था थी उस टाइम। औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। अब कह रहे हैं एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उससे विवाह कर लिया किसने, राज सिंह ने। इससे औरंगजेब क्या हो गया, अप्रसन्न हो गया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। अकबर ने एक जजिया कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था, वो हटाया था, वो कर वापस किसने लगा दिया, इन्होंने, औरंगजेब ने वापस लगा दिया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। अब कह रहे हैं मुगल और मारवाड़ में संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें राज सिंह ने किसको साथ दिया, राठौड़ों का साथ दिया। मारवाड़ में किसका शासन था, राठौड़ों का शासन था। लेकिन राज सिंह अधीन तो किसके था, मुगलों के, लेकिन इसने सपोर्ट किया राठौड़ों का, मारवाड़ के राठौड़ों का। 1680 में राज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखो, अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। अब सीधा आएगा कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह, पिछोला झील का निर्माण इलाका के समय एक बंजारे ने करवाया था। ठीक है, आगे देखो, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर करवाया, ये भी ध्यान में रखना, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख भी लगवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया। इसकी जो उत्तरी किनारा था वहां पर एक स्थान था नौ चौकी, वहां पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। अब सीधा आएगा क्वेश्चन, राज प्रशस्ति की रचना किसने की, रणछोड़ भट्ट ने की। किस भाषा में राज प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में है। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। 25 काले संगमरमर के पत्थर है, उस पर यह प्रशस्ति खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो राज प्रशस्ति संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है। तो एक बार राज सिंह सरसरी नजरों से 1652 से 1680 राज सिंह का शासनकाल है, और इसने शासक बनते ही चित्तौड़ के मरम्मत के कार्य को शुरू कर दिया। लेकिन ये 1615 की जो मुगल मेवाड़ की संधि थी उसके शर्तों के प्रतिकूल था। तो इसके लिए वहां का जो शासक था दिल्ली का, उसने सादुल्ला खां को भेजा, लेकिन
वो कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई और राज सिंह ने उनसे संघर्ष न करके अपनी सेना को वहां से हटा लिया और 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। लेकिन राज सिंह ने किसी का समर्थन नहीं किया, टाल मटोल करता रहा और वो लास्ट में औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया। शुरू में राज सिंह के साथ उसके संबंध अच्छे थे, किसके? औरंगजेब के। और औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, मगर शादी कर ली राज सिंह ने, जिससे औरंगजेब अप्रसन्न हो गया। बाद में गुस्से में उसने 1679 में जजिया कर लगा दिया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। बाद में मुगल और मारवाड़ में संघर्ष छिड़ गया, लेकिन राज सिंह ने राठौड़ों का यानी मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई और राज सिंह ने अकाल प्रबंधन यानी जब अकाल पड़ा था उसके उद्देश्य प्रबंध के उद्देश्य से गोमती नदी थी उसके पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उसी झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान है, वहां पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लिखवाया। और ये शिलालेख किस भाषा में? पूछ ले, संस्कृत भाषा में। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदा है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं मारवाड़ के शासकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।